हाय एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए आज क्लासेस पे आते हैं। देखिए अभी लगातार लेक्चर दे रहे हैं, वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके दे रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि लाइव क्लास अभी नहीं करवाएंगे, लाइव क्लास करवाएंगे, टाइम निकाल के बीच बीच में कराते रहेंगे ताकि आपका डाउट भी क्लियर होते रहे। लेकिन अभी मेरा टारगेट ये है कि जल्दी से जल्दी आपको पोर्शन को ख़त्म करना है और आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर भी हो पाए, ये भी दिमाग में रखना है। इसीलिए वीडियो लेक्चर में क्या है कि ज़्यादा रिकॉर्ड कर पाते हैं, ज़्यादा कंटेंट रिकॉर्ड कर पाते हैं। टाइमिंग कभी मत देखिएगा, कंटेंट देखिएगा। तो चलिए अब हम लोग आते हैं रेगुलेशन नंबर 196 पे। शायद प्रीवियस क्लास में कराए थे तो ठीक है, फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा। 196 रेगुलेशन नंबर क्या कहता है? टेकिंग शेल्टर बिफोर फायरिंग शॉट्स। यानी कि जब आप शेल्टर लेते हैं, जब आपको फायरिंग करना पड़ता है तो आपको शेल्टर लेना पड़ता है। तो देखिए ओपन कास्ट माइंस अगर ओसीपी चल रहा है तो उस कंडीशन में 500 मीटर तक हम रेडियस मानते हैं, है ना, डेंजर जोन कहते हैं इसको। लेकिन अंडरग्राउंड माइंस में डेंजर जोन होता है जी, बिल्कुल होता है, और इसमें हम 50 मीटर मानते हैं। और ये जो 50 मीटर होगा वो टू राइट एंगल होगा। क्या होगा? टू राइट एंगल होगा। ऐसा नहीं कि 50 मीटर हम डायरेक्ट फेस के एकदम राइट में हम चले जाएंगे, एकदम सीधे चले जाएंगे, ऐसा नहीं। 50 मीटर हमको टू राइट एंगल इंक्लूड करना है, और जो कि उससे डिस्टेंस में पड़े, फेस के नज़दीक नहीं पड़े। ठीक। प्रीवियस क्लास में इसके बारे में हम बताए थे आपको। ठीक। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इसके बारे में हल्का सा ऑप्शन दिए थे आपको, आइडिया दिए थे। क्या होता है कि मान लीजिए अगर 50 ग्राम का एक पत्थर है, ठीक है, तो ये ब्लास्टिंग से बहुत ऊपर तक उड़ जाता है, लगभग आपका 50 मीटर ऊपर तक उड़ जाता है। तो उसके बाद ये जो पत्थर है ये दूर तक फेंकाता है। तो पत्थर में, अगर पत्थर का हम मान के चलते हैं कि 50 ग्राम का पत्थर है तो उसमें ग्रेविटी ऐड हो जाता है। ठीक है, मास इंटू ग्रेविटी होता है एनजी, न्यूटन इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो मास इंटू ग्रेविटी, अगर इसका मास है 50 ग्राम तो इसमें ग्रेविटी 10 मीटर प्रति सेकंड हम मानते हैं, है ना, कैलकुलेट करने के लिए। हालांकि ये 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, बट एग्जैक्ट अभी फिलहाल मोटा मोटी देखिए। तो इसका वजन हो जाएगा 500 ग्राम। ठीक है, 500 ग्राम के आसपास इसका वेट हो जाता है। ठीक। तो अभी देखिए 500 ग्राम इसका वेट हो जाएगा, मतलब ये आधा किलो, 500 ग्राम मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो मतलब आधा किलो का ऐसा बिहेव होगा जैसे आधा किलो का पत्थर किसी के ऊपर लगा है। यही वाला अगर 5 किलो का रहेगा तो ऐसा होता है कि पत्थर का वजन बहुत ज़्यादा रहता है, अगर हार्ड है, कॉन्सोलिडेटेड मास है। देखिए जनरली क्या होता है कि अगर कोल में ब्लास्टिंग हो रहा है तो फ्लाई रॉक बहुत दूर तक नहीं उड़ता है। अगर ओबी में ब्लास्ट हो रहा है, लेकिन अगर ओबी आपका सॉफ्ट है तभी बहुत दूर तक नहीं उड़ेगा, बट अगर ओबी हार्ड है, पत्थर वाला है, चट्टान वाला है, तो बहुत दूर तक उड़ता है। ठीक, और उसका बहुत ज़्यादा डैमेज भी होता है। इसीलिए कभी भी डेंजर जोन के अंदर में ब्लास्टिंग नहीं किया जाता। अगर किया जाता तो शेल्टर का इस्तेमाल करते हैं। प्रीवियस क्लास में शेल्टर के बारे में आपको बताए थे, क्या होता है शेल्टर के बारे में बताए थे। ओपन कास्ट माइंस में एक शेल्टर का उपयोग करते हैं जिसका डायमेंशन 1.2 इंटू 1.8 इंटू 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.8 होता है। यानी इसका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका 1.2 हो जाएगा लेंथ, ब्रेथ हो जाएगा 1.2, एंड 1.8 इज इक्वल टू इसका हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो L इंटू बी इंटू एच इसका होता है। ओके, तो यही एक अगला पॉइंट बोला गया है कि जब अंडरग्राउंड माइंस में दो कार्यस्थल परस्पर 9 मीटर के अंदर में आते हैं, ये शायद हम प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे, हमको क्लियर हो गया अब। देखिए बेसिक क्या है कि मान लीजिए एक फेस को आप लेते हुए जा रहे हैं। अब यही फेस में आगे चल के 9 मीटर के दूरी पे एक नया गैलरी मिल रहा हो जहाँ पे कोई आदमी काम करता हो या कुछ भी, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में एक फेस को हम पूरी तरह से बंद कर देंगे और उसके बाद हम ब्लास्टिंग करवाएंगे। ठीक है, एक फेस को पूरी तरह से बंद कर देंगे। रेगुलेशन नंबर 197 में है प्रिकॉशंस टू प्रिकॉशंस ड्यूरिंग अगेंस्ट ड्राई कोल्ड डस्ट। ड्राई कोल्ड डस्ट को लेकर हम क्या प्रिकॉशन लेते हैं ब्लास्टिंग के टाइम? तो कहा गया है कि भैया 18 मीटर के दायरे में, कितना मीटर के दायरे में? 18 मीटर के दायरे में हम पानी का छिड़काव करते हैं या स्टोन डस्ट का छिड़काव करते हैं। जनरली इसमें पानी लिखा हुआ है ना, उसको पूरी तरह से गीला रखते हैं, खासकर वो जगह जो नेचुरली वेट नहीं है, प्राकृतिक रूप से गीला नहीं है। देखो पानी छिड़कना ऐसा नहीं कि आंख बंद करके छिड़क देंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देखिए अगर बार बार पानी छिड़कते हैं ना तो एक मेरा समस्या आ जाता है ह्यूमिडिटी का। ठीक है, ह्यूमिडिटी का। देखिए जो क्लास कर रहे हैं उसके बारे में शायद हम बताए होंगे, बट कोई नहीं, चलो कोई नहीं, कोई नहीं। देखिए ऐसा है कि अगर आप पानी का छिड़काव कर रहे हैं और बार बार किसी जगह पे आप पानी का छिड़काव कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको एक समस्या होता है। ठीक है, समस्या क्या होता है? समस्या होता है ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है।
अब यही ह्यूमिडिटी ना बढ़े इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बार बार पानी नहीं छीटेंगे। जब पानी नहीं छीटेंगे भैया तो कोल्ड डस्ट बन जाएगा। ठीक, तो समस्या का समाधान क्या है? समस्या का समाधान है, एक ऑयल होता है कैल्सोलीन ऑयल। कैल्सोलीन ऑयल जिसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है, इसको पानी में मिलाते हैं, वाटर के साथ मिक्स करते हैं, बढ़िया से फेंट देते हैं। उसके बाद जहाँ जहाँ छिड़कना है वहाँ पानी छिड़क देते हैं, स्प्रे कर देते हैं। इससे क्या होगा? इससे होगा कि ये पानी का मॉलिक्यूल को पकड़ के रखता है, गीला करके रखता है। मतलब अगर आज आप पानी छीटे हैं तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन आपको पानी नहीं छीटना पड़ेगा, चिपका रहेगा ज़मीन पे, सरफेस पे। लेकिन अगर रोज़ आप पानी, जैसे है कि अगर आपको रोज़ पानी छिड़कना पड़ता था, हर दिन पानी छिड़कना पड़ता था, अब क्या है, अब आपको 4 से 5 दिन में पानी छिड़कना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे ह्यूमिडिटी कंट्रोल में आ जाता है बहुत हद तक, है ना। तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, माइनिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर माइंस में ये तेल का इस्तेमाल होता है, कैल्सोलीन, याद रखिएगा, कैल्सोलीन ऑयल। कैल्सोलीन ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसको अगर बोला जाएगा तो CCl2 होता है, CaCl2 ऐसा कुछ। अब आते हैं आगे, 18 मीटर, ध्यान रखिएगा, 18 मीटर पानी का छिड़काव किया जाता है। देखिए, अगर ब्लास्टिंग से रिलेटेड चीज़ है, अगर ब्लास्टिंग को ध्यान में रख के हम ब्लास्टिंग को ध्यान में रख के छिड़काव करें तो 18 मीटर तक। अगर हम कोल डस्ट कहीं नहीं बने, कोल डस्ट एक्सप्लोजन ना हो, उस खतरे को ध्यान में रखें तो 60 मीटर। ये कहाँ से? ये वर्किंग प्लेसेस से। ठीक है, वर्किंग प्लेसेस मतलब जहाँ भी काम चल रहा है। बंकर है तो बंकर भी वर्किंग प्लेसेस होगा, कोल कटिंग मशीन चल रहा है तो वो भी वर्किंग प्लेसेस होगा। लेकिन 18 मीटर ये सिर्फ फेस से हम बात कर रहे हैं कि जहाँ ब्लास्टिंग आपको करना है उस फेस से 18 मीटर के दायरे में आपको पानी का छिड़काव करना पड़ेगा। तो ये दोनों पॉइंट को लेके कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है कंडीशंस रिक्वायर्ड यूज ऑफ परमिटेड एक्सप्लोसिव। परमिटेड एक्सप्लोसिव हम कब इस्तेमाल करते हैं? तो परमिटेड एक्सप्लोसिव बोला गया है कि अंडरग्राउंड माइंस में परमिटेड को छोड़ के कुछ इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। ठीक, इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, है ना? उसके बाद बोला गया है कि कुछ कंडीशन को छोड़कर, कुछ कंडीशंस है जिसमें इसको हम लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, जस्ट कुछ कंडीशंस है जिसमें हम लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। वो है, पहला तो स्टोन ड्रिफ्ट। अगर स्टोन ड्रिफ्ट में ब्लास्ट कर रहे हैं जिसमें सूखा कोल्ड डस्ट नहीं है, ठीक है, कोल्ड डस्ट है तब तो भैया कोई उपाय नहीं है, कोल्ड डस्ट है तब तो परमिटेड ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोल्ड डस्ट नहीं है तो आप परमिशन दिया जा सकता है कि छोड़ो, एक काम करो, परमिटेड एक्सप्लोसिव को हटाओ, तुम दूसरा कुछ मेथड का इस्तेमाल कर लो, दूसरा एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल कर लो। दूसरा होता है सिंकिंग शाफ्ट। सिंकिंग शाफ्ट में भी आप दूसरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस है, समझाते हैं आपको। दोनों चीज़ क्या है समझते हैं। स्टोन ड्रिफ्ट का मतलब क्या है? स्टोन ड्रिफ्ट का मतलब क्या है? जैसे एक सरफेस है, ठीक, यहाँ से आपको पता चला कि यहाँ से आपको एक इंक्लाइन बना के जाना है, और इंक्लाइन बना के जाने के बाद कुछ दूरी के बाद आपको एक कोल सीम मिलेगा। तो मान के चलिए कि जो ब्लू वाला पोर्शन है ये आपका कोल सीम है। ठीक है, तो आप इंक्लाइन बना के आप ब्लू वाला पोर्शन तक तो जाना पड़ेगा ना। तो ये जो इंक्लाइन बना है ये पूरा का पूरा चट्टान पे बना है। ये किस पे बना है? ये रॉक पे बना है। तो इसी रॉक यानी इसी चट्टान पे जो आप गैलरी बना रहे हैं, इसी गैलरी को कहा जाएगा स्टोन ड्रिफ्ट। क्या कहा जाएगा? स्टोन ड्रिफ्ट कहा जाएगा। सिंपल भाषा में इसको हम ड्रिफ्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो जब आपको इसको खोदते हुए जाना है कोल डस्ट, कोल के पास, कोल सीम के पास, तो इसको स्टोन ड्रिफ्ट कहते हैं। तो इस स्टोन ड्रिफ्ट में आप नॉन परमिसिबल एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल कर सकता है, नॉन परमिटेड एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा परमिशन क्यों दिया जाता है? क्योंकि परमिटेड एक्सप्लोसिव का जो कैपेसिटी होता है एज कम्पेयर टू नॉट परमिटेड एक्सप्लोसिव वो बड़ा ही कम होता है। परमिटेड एक्सप्लोसिव में आपको पता है P1, P2, P3, P4 और P5, ये 5 कैटेगरी के बारूद आते हैं, जिसमें से P1, P2 और P5 जो है वो भारत में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। P2, P4 भारत में मैन्युफैक्चर नहीं हो पाता है। तो P1, P3 और P5 ये तीनों बारूद का इस्तेमाल हम अंडरग्राउंड माइंस में करते हैं, जिसमें सॉलिड ब्लास्टिंग में P5 का इस्तेमाल करते हैं, और बाकी जो जनरल है, कट ब्लास्टिंग है या कहीं और बारूद का इस्तेमाल करना है तो P1 या P3 टाइप का बारूद का इस्तेमाल करते हैं। P1 बारूद सबसे ज़्यादा पावरफुल है, P3 उससे थोड़ा कम पावरफुल है, और P5 सबसे कमज़ोर बारूद होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, P1 सबसे ज़्यादा पावरफुल है, P3 उससे कम पावरफुल है, और P5 जो है सबसे कम पावरफुल है, बहुत ज़्यादा कम पावरफुल है। ठीक है, तो इसका जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों का इस्तेमाल करते हैं अगर दूसरा जगह है, और इसका इस्तेमाल करते हैं सॉलिड ब्लास्टिंग। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब कभी भी स्टोन डस्ट का गैलरी बना रहे हो, जिसको हम लोग स्टोन ड्रिफ्ट भी कहते हैं, इस कंडीशन में, या फिर अगर शाफ्ट सिंकिंग कर रहे हैं यानी शाफ्ट बनाने का काम कर रहे हैं, इस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में नॉन परमिटेड एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन इसमें लिख दिया गया है,
वो कंडीशन भी आपको मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। बोला गया है कि अगर सेकेंड डिग्री का बारूद है या थर्ड डिग्री का बारूद है, ठीक है, तो उस कंडीशन में खोली चढ़ाया हुआ परमिटेड एक्सप्लोसिव बराबर या उसके बराबर का जो होता है उसको इस्तेमाल करें, जिसको हम लोग बोलते हैं कोटेड, या फिर इसको कहते हैं सीथेड, SHETHED, सीथेड एक्सप्लोसिव। सीथेड एक्सप्लोसिव क्या है? बेसिकली जो बारूद होता है ना सर, बारूद के ऊपर से एक कवर चढ़ा दिया जाता है, मतलब उसको कोई वो केमिकल होता है, उस केमिकल में डुबाते हैं ना, तो डुबाने के कारण और ज़्यादा ये इनसेंसिटिव हो जाता है, मतलब इसका है कि बाहर से अगर आग लग जाएगा तो ये ब्लास्ट नहीं होगा, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सीथेड एक्सप्लोसिव, है ना। अब क्या पॉइंट है इसमें? पॉइंट यही है कि अगर कोल्ड ड्रिफ्ट में स्टेपल पिट, ठीक है, कोल मेजर ड्रिफ्ट, ठीक है, ये सब जगह पे अगर आप कर रहे हैं, या फिर सिंकिंग शाफ्ट जिसके कितना मीटर के अंदर में, 5 मीटर के अंदर, 5 मीटर के अंदर में क्या नहीं है, 5 मीटर के अंदर में कोल सिम है, कोल सिम आ जाता है, ठीक है, ठीक है। तो एक पॉइंट बोला गया है कि यदि ब्लास्टिंग हम कर रहे हैं किसी स्टोन ड्रिफ्ट में, सिंकिंग शाफ्ट में, और कोल सिम के 5 मीटर के अंदर में, या एक सिम से दूसरा सिम तक, या स्टेपल पिट में किया जा रहा है, तो परमिटेड टाइप का एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल होगा, ठीक है। कहाँ कहाँ हम बोले हैं, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। कोल मेजर ड्रिफ्ट में, स्टेपल पिट में और शाफ्ट सिंकिंग अगर कर रहे हैं, तो 5 मीटर के अंदर अगर कोल सिम है, तो इन सभी जगह पे परमिटेड एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया जाएगा। किसका इस्तेमाल किया जाएगा? परमिटेड एक्सप्लोसिव। अब यार कोल मेजर ड्रिफ्ट क्या है, स्टेपल पिट क्या है, समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए ऐसा है, ये आपका एक गैलरी है, ओल्ड वर्किंग एक वर्किंग है जो ऊपर में पड़ता है, इसी के जस्ट नीचे दूसरा कोई वर्किंग है, ये दोनों आपस में कंटिन्यूअस सीम है। कंटिन्यूअस सीम आपको पता है 9 मीटर के अंदर में जो आता है, दोनों सीम एक दूसरे के ऊपर नीचे रहता है, जैसे जैसे ऊपर वाला बढ़ता है वैसे ही ऊपर वाला सुपर इम्पोज रहता है। तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके रखा जाता है। एक हम क्या बनाते हैं, एक स्टेपल पिट बनाते हैं, जिससे या तो सीढ़ी लगा सकते हैं, जिससे सीढ़ी से चढ़ के उतर जाएगा ओवरमैन, दोनों का एक कॉमन ओवरमैन होता है, एक ही ओवरमैन दोनों का दोनों कंटिन्यूअस सीम को देखता है, ठीक है। तो वो दोनों ऊपर से नीचे सीढ़ी से उतर जाएगा, या फिर लिफ्ट भी लगा सकते हैं, मतलब यहाँ पे शाफ्ट भी लगा सकते हैं, तो दोनों तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसको कहते हैं स्टेपल पिट। क्या कहते हैं? स्टेपल पिट, ठीक है। स्टेपल पिट ये चीज़ हो गया। सिंकिंग शाफ्ट आपको पता है, जो खादान का जो कुआं जैसा आकृति खोदा जाता है शाफ्ट को, तो उसी को हम लोग सिंकिंग शाफ्ट कहते हैं। आते हैं क्रॉस कोल मेजर ड्रिफ्ट। कोल मेजर ड्रिफ्ट क्या चीज़ है? कोल मेजर ड्रिफ्ट, ठीक है। कोल मेजर ड्रिफ्ट आपका बेसिकली जब कभी भी आप कोल को काट रहे होते हैं, ठीक है, और चट्टान वगैरह पड़ा, फिर उसको काट के फिर कोल को काट रहे होते हैं, तो ये आपका कोल मेजर ड्रिफ्ट कहलाता है, ठीक है। कोल मेजर ड्रिफ्ट, हालांकि डीजे देशमुख ने बहुत ही ज़्यादा इलिबरेट किया इस चीज़ को, बट बेसिक चीज़ में समझिए, बीच में पत्थर वत्थर आ गया था तो आप काट रहे थे, फॉल्ट नहीं, पत्थर जेन्युइन चट्टान। तो वो सब कभी भी अगर आप कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे, स्टेपल पिट में, या फिर कोल मेजर ड्रिफ्ट में, या फिर आप कहाँ कर रहे हैं, या फिर आप बेसिकली सिंकिंग शाफ्ट अगर हो, ठीक है, सिंकिंग शाफ्ट है जिसके 5 मीटर के अंदर में क्या है, कोल सिम है, क्या है, कोल सिम है। तो इन कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इन कंडीशन में आपको बेसिकली परमिटेड एक्सप्लोसिव का ही इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? परमिटेड एक्सप्लोसिव का ही इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बस इसमें यही सब पॉइंट घुमा के लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा इसको बहुत ही ध्यान से। रेगुलेशन नंबर 198 में जो पॉइंट था, वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि बार बार आप देख सकते हैं। कोई कोई लड़का कह रहे हैं सर लाइव क्लास कराइए, कराएंगे बाबू, लाइव क्लास भी होगा बीच बीच में जब टाइम निकालेंगे। अभी फिलहाल मेरा टारगेट है आपका सीएमआर को खत्म करना, चूंकि हम बोल चुके हैं 1 हफ्ता में सीएमआर आपका खत्म होना चाहिए। अब जुबान से निकल गया तो निकल गया। खैर आगे बढ़ते हैं 199 रेगुलेशन नंबर पे। 199 रेगुलेशन में बोला गया है प्रिकॉशन इन द यूज ऑफ परमिटेड एक्सप्लोसिव, यानी अगर परमिटेड एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको कुछ प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। क्या प्रिकॉशन है? सबसे पहले बोला गया है कि चीफ इंस्पेक्टर जो डेटोनेटर अप्रूव किया उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, परमिटेड एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करिए, चाहे कोई भी एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल कीजिए, उसके साथ जो डेटोनेटर बोला गया है सीआई साहब के द्वारा, आप उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन परमिटेड में आपको खास सेफ्टी रखना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट बोला गया, एक से अधिक होल चार्ज किए जाते हैं तो उन्हें एक साथ फायर किए जाएंगे। एक होल कर रहे हैं आप चार्ज, मात्र एक होल है, मतलब पूरा फेस है, फेस में मात्र एगो छेदा मारे हैं, उसमें बारूद घुसा है।
आप इसको कर सकते हैं सेपरेट सेपरेट ब्लास्ट, एक छेदा यहाँ पे मार के इसको सेपरेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा होल अगर ब्लास्ट कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली यानी लगातार एक साथ आपको फायर करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे है बहुत सारा गड्ढा, मतलब बहुत सारा आप किए हुए हैं, तो इस सब को आपस में कनेक्ट कीजिएगा, उसके बाद आपको ब्लास्ट करना पड़ेगा। यही बोला गया है परमिटेड एक्सप्लोसिव में, ठीक है। इसके बाद बोला गया है कोयला में होने वाले किसी भी होल में कुल बारूद की मात्रा उस मात्रा से अधिक नहीं होगी जो प्रयोग में लाए गए अनुमोदित बारूद के लिए चीफ इंस्पेक्टर या साधारण आदेश द्वारा। देखो यार, कुल मिलाकर के यही है कि 565 ग्राम, ठीक है, ये होता है डब्बा में, और इससे ज़्यादा बारूद आप नहीं यूज़ कर सकते हैं एक पर्टिकुलर फेज में। बट हम आपको समझाते हैं, मैक्सिमम आप 25 होल तक ब्लास्ट कर सकते हैं अगर आप सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए ब्लास्टिंग कर रहे हैं, सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए कर रहे हैं तो मैक्सिमम आप 25 होल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें वही बोला गया है कि जो मात्रा आपको निश्चित किया गया है उसी मात्रा का आप इस्तेमाल कर सकते हो, उससे ज़्यादा बारूद का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, ठीक है। 1000 आप किलो कर सकते, तो 1000 किलो कह रहे हैं, 1000 ग्राम मतलब 1 किलो का बारूद इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक होता है 565 ग्राम। ये दो बारूद का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अलग अलग डिग्री के हिसाब से, ठीक है। अगर 1 डिग्री का माइनस है तो 1 किलो, और अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री का माइनस है तो उस कंडीशन में 565 ग्राम तक का बारूद आप इस्तेमाल कर सकते हैं फेस में, सॉलिड ब्लास्टिंग के केस में, ठीक है। तो यही मात्रा क्या है, ये फिक्स कर दिया गया, ये सीआई साहब के द्वारा फिक्स कर दिया गया है। तो परमिटेड एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन्हीं में से किसी बारूद का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, देखो 199 में कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं रेगुलेशन नंबर 200 में, ठीक है। आज आई थिंक कि मे भी क्लियर हो जाए तो अच्छा रहे, बट कोई नहीं। 201 में 200 में बोला गया अप्रूव्ड शॉर्ट फायरिंग एपरेटस। अप्रूव्ड शॉर्ट फायरिंग का एपरेटस का मतलब है कि भैया अप्रूव्ड शॉर्ट फायरिंग एपरेटस का इस्तेमाल करते हैं चीफ इंस्पेक्टर, जो समय समय पर जनरल ऑर्डर या विशेष ऑर्डर निकालता है। देखो, जनरल ऑर्डर के बारे में प्रीवियस क्लास में बताए थे, जनरल ऑर्डर क्या होता है और स्पेशल ऑर्डर क्या होता है। स्पेशल ऑर्डर, जनरल, जनरल ऑर्डर मतलब एक टाइप का माइंस है, सब माइंस के लिए वही चीज़ यूज़ हो जाएगा, और जो स्पेशल ऑर्डर मतलब एक पर्टिकुलर माइंस के लिए वो अलग से कुछ जारी करे तो उसको स्पेशल ऑर्डर कहते हैं। तो सीआई साहब ऐसा ही स्थिति को करते हुए जो भी शॉर्ट फायरिंग का एपरेटस है उसका जो भी दिया गया है, मतलब शॉर्ट फायरिंग एपरेटस जो जो जारी किया गया है चीफ इंस्पेक्टर द्वारा, उसी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसमें भी कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट है सर। अब आते हैं 201 रेगुलेशन नंबर पे, ठीक है। 201 रेगुलेशन नंबर थोड़ा सा बड़ा है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, हल्का हल्का इसमें पॉइंट कुछ कुछ है। सबसे पहले बोला गया है कि यदि किसी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में किसी भी जगह ज्वलनशील गैस पाया जाता है तो उस जगह या उसके रिटर्न में किसी भी अन्य जगह किसी भी होल की चार्जिंग, थसानी या फायरिंग नहीं किया जाएगा जब तक कि उसको गैस मुक्त नहीं कर लिया जाता है। कुल मिला करके आप ये जो पॉइंट है ये जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं, अगर कोई वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट है उसमें अगर कोई भी जगह गैस पाया गया है परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा, ठीक है, माइंस में कहीं भी होता है 1.25% और रिटर्न साइड में होता है 0.75%, तो इससे ज़्यादा अगर कहीं पर भी पाया गया तो आप तुरंत ब्लास्टिंग रोक देंगे जब तक कि उस गैस को हटा न लिया जाए। यही पॉइंट लिखा हुआ है, ये आप पहले से ही जानते हैं। चलिए, अगला पॉइंट लिखा हुआ है किसी भी होल या होल के समूह यानी राउंड अप शॉर्ट होल की चार्जिंग के तुरंत पहले, फिर फायर होने के तुरंत बाद शॉर्ट फायर होल की सब जगह 18 मीटर के अंदर ज्वलनशील गैस का जांच करेगा। तो देखिए ऐसा है, एक है 20 मीटर, एक है 18 मीटर, एक है 60 मीटर। इसमें लड़का लोग को बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि पानी किस में छिड़कना है, गैस का जांच किस में करना है। समझिएगा, डीजे देशमुख साहब में कुछ डाटा लिखा हुआ है, ठीक है, 20 मीटर वाला, तो अभी आपको वो नहीं मानना है। अभी आपको मानना है जो आपका रेगुलेशन में लिखा हुआ है, सीएमआर में लिखा हुआ है, क्योंकि सीएमआर सर्वोपरि होता है। 60 मीटर क्या है सर, वर्किंग प्लेसेस है ना, कहीं भी काम चल रहा है तो उसमें गर्दा ना हो, डस्ट ना हो, उसके लिए हम पानी का छिड़काव करते हैं। 18 मीटर क्या है, फेस जहाँ पे हमको ब्लास्टिंग करना है उसके लिए हम पानी का छिड़काव करते हैं, ठीक है। और 18 मीटर एक और है, वो है गैस का, जहाँ पे गैस निकल रहा है, गैस का एकुमुलेशन हो रहा है या ज्वलनशील गैस है, उसके लिए हम जांच करते हैं। फेस जो है, फेस के 18 मीटर के दौरान ब्लास्टिंग के पहले और ब्लास्टिंग के बाद हम गैस का जांच करते हैं। बस यही पॉइंट लिखा हुआ है। बाकी इसमें कुछ पॉइंट कॉमन लिखा हुआ है कि अगर क्रैक निकलता है तो हम गैस को ब्लास्टिंग नहीं करेंगे, तुरंत रोक देंगे, ठीक है। बाकी अगर कभी ज्वलनशील गैस किसी भी कारण में निकलता है तब जब तक सुरक्षित घोषित न किया जाए तब तक हम ब्लास्टिंग नहीं करेंगे। तो इसमें भी कुछ नहीं है 201 में बस कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चीफ इंस्पेक्टर जो डीले डिटेक्टर का उपयोग करने बोला है उसी का उपयोग करेंगे।
तो 201 में भी कोई पॉइंट नहीं मिलता है आपका, यहाँ पे खाली एक पॉइंट मिलता है 18 मीटर वाला, जो गैस का जांच करना है, ठीक है। बाकी सबका सब कॉन्सेप्चुअल है। तो ये सब भी कॉन्सेप्ट है, एक बार में समझ में नहीं आ रहा, बार बार वीडियो को देखिए। रेगुलेशन नंबर 202 पे चलते हैं। 202 में बोला गया है ब्लास्टिंग इन फायर एरिया इन ओपन कास्ट माइंस, यानी ओपन कास्ट माइंस के जो फायर एरिया होते हैं उसमें ब्लास्टिंग, ठीक है। तो ओपन कास्ट माइंस में जो फायर एरिया होते हैं उस जगह के लिए जनरल ऑर्डर निकाला जाता है, उसी के हिसाब से ब्लास्टिंग होता है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, हॉट स्टार्टा। ओपन कास्ट माइंस में कहा जाता है कि अगर हॉट स्टार्टा यानी कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा अगर किसी स्टार्टा का टेम्परेचर है तो ब्लास्टिंग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर आप डेटोनेटर डालेंगे भैया, पता चलेगा डेटोनेटर में आग लग गया, बारूद डालेंगे पता चलेगा बारूद में ही आग लग गया। तो ऐसा सिचुएशन ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, हॉट स्टार्टर में हम ब्लास्टिंग नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए हमको क्या करते हैं, पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। पायरोमीटर क्या होता है सर, समझते हैं। मॉल में जब आप जाते हैं मूवी देखने के लिए तो आपको, जब कोरोना का टाइम चल रहा था तो थर्मल स्क्रीनिंग करता था, वो बंदूक जैसा टेम्परेचर नापने वाला इंस्ट्रूमेंट था, दूर से बोलता था हैंड्स अप, माथा के पास ला के उसके बाद उसका टेम्परेचर देखता था, उसको कहते हैं पायरोमीटर। ओपन कास्ट माइंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है पायरोमीटर का, ठीक है। चलिए, तो पायरोमीटर का इस्तेमाल करके आप वो टेम्परेचर नापते हैं। उसके बाद जो बोला गया जैसे बेंटोनाइट केमिकल है उसका इस्तेमाल किया जाता है ना। ओपन कास्ट में बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे यार, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है सब, बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। माइनिंग बहुत ही अच्छा टॉपिक है, दो चार चीज़ में थोड़ा दिक्कत होता है, बाकी सब सही है। तो मज़े मज़े से पढ़िएगा तो बड़ा मज़ा आएगा। अब आते हैं रेगुलेशन नंबर 203 पे। 203 बोला गया है कि शॉर्ट फायरिंग के बाद निरीक्षण। क्या है निरीक्षण सर? तो ये हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। ब्लास्टिंग होने के बाद हम लोग को सबसे पहले धुआं हटने देना है। जब धुआं हट जाएगा, जो मैनेजर टाइम बोला है या जो 5 मिनट है जो भी ज़्यादा है उस टाइम को हम कंसिडर करेंगे। उसके बाद सब आदमी को पहले जाएगा, शॉट फायरर जाएगा सबसे पहले। शॉट फायरर चाहेगा तो अपना सहायक लेके जा सकता है। जाने के बाद जांच करेगा कि सब कुछ सही है कि नहीं है। सही दिलने के बाद फिर जितना गार्ड लगा हुआ है, जो जो हम संतरी तैनात किए थे, सबको बता देंगे कि हाँ सब सही है, सब सही है, अब हट दो, फेंसिंग खोल दो। फिर फेंसिंग खोल देगा, फिर आदमी काम कर सकता है। ऑल क्लियर का संकेत होने के बाद ही फेंसिंग खोलेगा। तो ये कॉमन कॉन्सेप्ट है 203 में। 203 में ऐसा कुछ नहीं है। अब आते हैं 204, ठीक है। 204 में है मिस फायर। क्या है सर मिस फायर, समझते हैं। देखो मिस फायर के बारे में पहले आपको हम बताए हैं, बट कोई नहीं बताया। तो इसका एक सीक्वेंस होता है सर, सीक्वेंस होता है। क्या है सर मिस फायर का सीक्वेंस? सबसे पहले हम बोले कि धुआं हटेगा कम से कम 5 मिनट बाद ही आदमी जाएगा। जैसे ब्लास्टिंग किए, धुआं हटा, 5 मिनट लगा लगभग, उसके बाद ही आदमी जाएगा। आदमी पहुंचा मतलब शॉट फायरर पहुंचा, शॉट फायरर अपना आदमी को लेके गया है, देख लेगा अगर मिस फायर हुआ है ना। तो मिसफायर होने के तुरंत जैसे उसको पता चलेगा उसके बाद फेंसिंग नहीं हटाएगा, अभी फेंसिंग नहीं हटाएगा, ठीक है। मिसफायर हुआ तो उसमें लाल झंडी लगा देगा अगर ओपन कास्ट माइंस है, और अगर अंडरग्राउंड माइंस है तो उसका जो तार लटका हुआ रहता है ना उसमें कुछ लकड़ी लकड़ा कुछ बांध देगा, ठीक है। कुछ ऐसा सिंबल लगा देगा जिससे पता चले कि मिसफायर हुआ है, ठीक। वो तार में अब क्या करेगा, अब कोशिश करेगा कि फिर से पहले मिसफायर जो हुआ है उसको ब्लास्ट करेगा। देखेगा डेटोनेटर लगा हुआ है, बारूद के अंदर में फंसा हुआ है ना, मटेरियल बचा हुआ है। तो तार को कनेक्ट करेगा एक्सप्लोडर से और ब्लास्ट करेगा वही 50 मीटर दूर रह के। अगर उसके बाद भी ब्लास्टिंग नहीं हो पाता है तो अब क्या करेगा, अब रिलीविंग होल मारेगा, ठीक है। रिलीविंग होल क्या होता है, जो बारूद है सर, जो डेटोनेटर जहाँ पे छेद किया हुआ उसके 30 सेंटीमीटर दूर सेम टू सेम वैसा ही होल जिस एंगल में मारा गया था, जितना दूरी जितना हाइट का मारा गया था सब, जैसे 1.5 मीटर था तो दूसरा वाला भी 1.5 मीटर मारेगा, सेम एंगल पे मारेगा। उसके बाद उसमें हम बारूद डालेंगे और बारूद डालने के बाद फिर उसको ब्लास्ट करेंगे। ब्लास्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम उस जो कार्ट्रिज था उसको खोजने का कोशिश करेंगे, जो मिसफायर हुआ था उसको खोजने का कोशिश करेंगे। खोजने के लिए कभी भी हम लोग लोहा का चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेदर का शू पहना रहेगा, ग्लव्स लगाया रहेगा और लकड़ी का शॉवेल का इस्तेमाल होगा। खोजेंगे, खोजने से मिल जाता है तो फिर अब उसको हम लाद देंगे मटेरियल में या वहाँ से हटा देंगे, और अगर नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में टब में डालेंगे उस मटेरियल को। और टब में जब डालेंगे तो उसमें कुछ स्पेशल सिंबल दे देंगे ताकि आदमी को पता रहे मिसफायर वाला इसमें मटेरियल लोडेड है, ठीक है ना। तो मटेरियल लोडेड है मिसफायर वाला, ऐसा देख लेंगे, है ना। उसके बाद जब मटेरियल देख लेंगे, अगर मान लीजिए उसके बाद सरफेस में ले जाने के बाद उसी मटेरियल को हम ज़मीन में उलट देंगे और अच्छे से खोजेंगे धूप में, है ना, उजाला में खोजेंगे तो मिल जाएगा बारूद। अगर उसमें भी नहीं मिला तो हम समझ जाएंगे कि मिसफायर नहीं हुआ था, जो शॉर्ट फायर है वो बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। चलिए, है ना, हो गया।
अब आते हैं रेगुलेशन नंबर 205 में, स्पेशल प्रिकॉशन इन स्टोन ड्रिफ्ट। स्टोन ड्रिफ्ट में क्या क्या स्पेशल प्रिकॉशन है, इससे रिलेटेड कुछ बातें हम समझते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि होल फायर होने के बाद फेस में सब ढीला मलबा हटा लिया जाएगा, है ना। अच्छा अच्छा, जो 2-3 रेगुलेशन बचा हुआ है ना। एक काम करते हैं, समय भी हो गया है थोड़ा सा, तो इसको मैं अगले क्लास में करा दूंगा। और अगले क्लास में नया चैप्टर पे स्टार्ट करूंगा, 2-3 बचा है तो उसको समझा दूंगा। चैप्टर नंबर 15 जो है उसको मैं ख़त्म करूंगा, ठीक है, शुरू करूंगा और आगे बढ़ूंगा। आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सबको जय हिंद। टाइम नहीं देखिएगा, देखिएगा कि कितना टॉपिक कवर हो रहा है, ठीक है। अगला क्लास में कवर कर देंगे आगे का, है ना। चलिए सबको